तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया होगा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर मैंने दो बातें आपसे कही होंगी, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया होगा, जैसे विस्कस फोर्स, ये इंटरनल फ्रिक्शन का केस है। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपको बताया जब दो अदर बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रिक्शन। मैंने ये भी लिखवाया होगा, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन लिखवाया है। कितने टाइप हैं? स्टैटिक, वेरी गुड, हेडिंग डालें स्टैटिक फ्रिक्शन, हेडिंग डालें स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले between two bodies, force of friction which comes into play between two bodies before one body actually start moving, before one body actually start moving over the other is called static friction, is called static friction. Force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts moving over the other is called static friction and it is denoted by F of S. It is denoted by Fs. ये जो फ्रिक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अगर एक टेबल के ऊपर कहीं पर कोई किताब रखी हुई है, किसी टेबल के ऊपर कोई किताब अगर रखी हुई है, तो उस किताब के ऊपर जो एक्चुअली फोर्स लग रहा होता है दैट फोर्स इज एक्चुअली नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसी फोर्स को आप क्या बोलते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अगर कहीं कोई बुक रखी है, सपोज करिए यहाँ पे एक H.C. वर्मा की किताब रखी हुई है, HCV फिजिक्स क्लास 11th, ऐसे कुछ बुक रखा है। अगर वहां पे ये बुक अगर रखी हुई है तो ये बुक अगर नहीं मूव कर रही है, इसका मतलब है इस किताब के ऊपर क्या लग रहा होगा? एक कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये बुक जो है वो नहीं मूव कर रही है। तो द फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन जो काम कर रहा है किसके बीच में? बुक और टेबल के बीच में, उस फ्रिक्शन को आप क्या बोलोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे, बिकॉज उसी फ्रिक्शन की वजह से वो बुक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। और एल्स कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बिना फ्रिक्शन के कैसे रुक सकती है? वो तो उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा होगा कि अगर केले का छिलका आपके पांव के नीचे आ जाए तो आप उसके ऊपर क्या कर जाते हैं? स्किड कर जाते हैं। तो वो जो स्किडिंग फेनोमेना है, जो आप किसी केले के छिलके के ऊपर स्किड कर गए, वो तभी पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप स्किड नहीं कर रहे हैं जब आपके और जमीन के बीच में क्या हो? फ्रिक्शन हो। तो आप अगर रुके हुए हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से, आप चल रहे हैं तो भी फ्रिक्शन की वजह से। देखिए कितनी चमत्कारी चीज है, आप चल रहे हैं वो भी फ्रिक्शन, आप रुके हुए हैं वो भी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ना हो तो हम गिर जाएंगे। गॉट इट? लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया होगा कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं विच इज लेस देन दी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? चेंज होती रहती है। अगर आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? 10 न्यूटन ही लगेगा। 20 लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? 20 न्यूटन। वो एग्जांपल में आपको ध्यान होगा, 60 न्यूटन वाज दी मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट अ बॉडी कैन अपोज और दैट अ बॉडी कैन क्रिएट। तो उससे छोटा कोई भी फ्रिक्शन अगर आप लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वही होती है जो एक्सटर्नल फोर्स आप उस बॉडी पर लगा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज वेरिएबल इन नेचर। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? वेरिएबल इन नेचर होता है। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, is equal to external force applied in opposite direction, in opposite direction। opposite direction में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है उसके जो जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है उसके बराबर जो अपोजिट दिशा में एक फोर्स डेवलप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Fs
is equal to mu into n. The maximum value of Fs is equal to mu into n, where mu s is coefficient of friction and n is normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन. तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा. Fs की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो इसके बराबर है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन की जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो इसके बराबर है. पॉइंट नंबर 4, if there is no external force acting on a body, if there is no external force acting on a body, if there is no external force acting on a body, there is no static friction. There is no static friction. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है सिस्टम के ऊपर तो उसके ऊपर कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करता है. In that case, the value of static friction is equal to 0. In that case, the value of static friction is equal to 0. तो उस केस में वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. नेक्स्ट लिखें लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकंड लिखें लिमिटिंग फ्रिक्शन. राइट, हाँ. स्कूल के टीचर ने एक क्वेश्चन पूछे थे कि हम लोग यहाँ पे वेट ना लेके नॉर्मल रिएक्शन को क्यों काउंट करते हैं? इसके अंदर ये नॉर्मल रिएक्शन इसलिए आप ले रहे हो क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग. मैंने क्या बताया कि अल्टीमेटली फ्रिक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ वेट, इट इज द फंक्शन ऑफ एपरेंट वेट. एपरेंट वेट मतलब एक्चुअली में कितना वजन आ रहा है. क्योंकि मान लीजिए कि आप कोई बॉडी को लिफ्ट के अंदर रख रहे हैं. अब लिफ्ट के अंदर भी उसके ऊपर फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, तो अगर उसके वेट के ऊपर फ्रिक्शन काम करेगा तो वहां तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली में वहां फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है क्योंकि जो बॉडी है वो ऊपर की ओर अगर जा रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन है. तो ओवरऑल मैंने आपसे दो बातें पहले भी कहा था कि जब कभी भी वो वेइंग मशीन हमारा वेट मापता है तो एक्चुअली वो क्या मापता है? वो नॉर्मल रिएक्शन मापता है. नॉर्मल रिएक्शन इसलिए मापता है क्योंकि वेट ऑफ अ बॉडी फिक्स है, वो कभी भी बदल नहीं सकता. अगर आप किसी भी तरीके से उसके नॉर्मल रिएक्शन को बदल देते हैं तो वेइंग मशीन विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू. और वेइंग मशीन इज द एक्चुअल वेट, माने उसका एपरेंट वेट है, एक्चुअल वेट से थोड़ा सा डिफरेंट है. इन केस जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब आपका एक्चुअल वेट और नॉर्मल रिएक्शन या एपरेंट वेट दोनों क्या रहता है? सेम रहता है. पर जनरली अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर जाती है? वेरी कर जाती है, जिसको मैं एपरेंट वेट का नाम बोलता हूं. और फ्रिक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एपरेंट वेट, नॉट द फंक्शन ऑफ एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है. नेक्स्ट, लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. राइट, मैक्सिमम फोर्स ऑफ Fs which comes into play, maximum force Fs which comes into play when a body just starts to move over a surface of another body. Maximum force of Fs which comes into play when a body just starts to move over a surface of another body is called limiting friction. Is called limiting friction. और लिमिटिंग फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब ये बॉडी इसके ऊपर क्या करने लग गई? मूव करने लग गई. और लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय Fl. उसको आप किससे डिनोट करते हैं? आप Fl से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको आप क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. और लिमिटिंग फ्रिक्शन तब एग्जिस्टेंस में आता है जब एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा हो तो पीछे की ओर जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Fl. और Fl इज इक्वल टू Fs होता है Fs का मैक्सिमम वैल्यू. Fl जो है वो Fx का क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू. दैट इज Fl इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू n के बराबर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है. तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें. अनदर बॉडी इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. इट इज डिनोटेड बाय Fl. और Fl की मैक्सिमम Fl की वैल्यू क्या होती है? Fl की वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Fl की वैल्यू क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वही किसके बराबर होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के. वो फ्रिक्शन है जो मिनिमम एक बॉडी के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा. आप जब उस बॉडी को धक्का देना चाह रहे हैं
वो बॉडी तभी मूवमेंट में आएगी जब मिनिमम इतना फोर्स आपने उस बॉडी को दे रखा है। इससे कम फोर्स अगर आप उस बॉडी को दे रहे हैं तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। मैंने एक एग्जांपल दिया होगा, एक कार है, कार को अगर मान लीजिए कोई धक्का लगा रहा है तो तब तक वो कार नहीं हिलेगी जब तक उसके ऊपर मिनिमम फोर्स ना अप्लाई हो जाए। मिनिमम फोर्स अप्लाई होना जरूरी है। देयर आर 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देयर आर 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। 4 लॉ है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। पहला, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन the value of limiting friction depends upon the nature of two surfaces in contact. The value of limiting friction depends upon the nature of two surfaces in contact and their state of roughness. And their state of roughness, कितना रफ सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। जिसकी रफनेस ज्यादा होगी उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसकी रफनेस कम होगी उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। सेकेंड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टैंजेंशियल या पैरेलल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस केस में जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो ऑलवेज टैंजेंशियल या पैरेलल टू दी सरफेस होता है। अगर मैं कहूं कि ये इस प्रकार से 2 ब्लॉक सिस्टम है, 2 ब्लॉक्स हैं, अब मैं इसके ऊपर अगर कोई फोर्स F लगा रहा हूं, इसके ऊपर अगर मैं कोई फोर्स F लगा रहा हूं तो इस पर जो पीछे की ओर एक फोर्स लगेगा दैट विल बी टैंजेंशियल टू दी सरफेस और पैरेलल टू दी सरफेस। ये जो डायरेक्शन है इट इज टैंजेंशियल। ये क्या है, टैंजेंशियल टू दी सरफेस है, टैंजेंशियल या पैरेलल टू दी सरफेस। इसी दिशा में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। टैंजेंशियल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के उल्टी दिशा में लगता है। Third point and the most important point, the value of limiting friction is independent of the area of the surface in contact. The area of the surface in contact. Area of the surface, क्या एरिया आपका कॉन्टैक्ट में है इसके ऊपर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन is independent of the area of contact. If this is the area जिसके वो contact में है, friction do not depend on the area of contact, do not depend on the area of contact, on the area of contact. इसमें कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, this is only true if normal reaction is constant. This is only true if normal reaction is constant. If the normal reaction is changing, then this may not be true. अगर normal reaction, तो statement पूरा लिखिए, surface in contact as long as the normal reaction remains the same. As long as the normal reaction remains the same. तो ये जो डायग्राम सब हम बनाते हैं आप लोग उसको बनाइए ताकि आप जब उस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो आपको भी याद आए कि ये क्या बताया था सर ने उस टाइम पे, और एल्स बाद में आपको ध्यान नहीं आएगा क्या बोला था, तो फिर वो डायग्राम एटलीस्ट आपको पिक्टोरियली वो रिमाइंड करेगा कि यहाँ पे सर ने क्या बोला था। गॉट इट? नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने का मतलब जब फोर्स एंगल पे लग रहा है, या तो एंगल पे लग जाए या फिर आप वेट को जो चेंज कर दीजिए। अगर वेट चेंज होगा तो नॉर्मल बदलेगा तो फ्रिक्शन बदल जाएगी। तो जब तक नॉर्मल सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है तुम नहीं समझ पाए, इसका मतलब ऐसे समझो। सपोज करिए मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी जिसका मास 10 kg है, पर इसका जो वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अगर मैं ऐसे निकालूं तो इसका लेंथ हो सकता है 10 हो, इसका ब्रेड्थ हो सकता है 5 हो और इसका हाइट भी हो सकता है 10 हो। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम छोड़ दीजिए, मेरे को बेस का एरिया बस बताइए। तो बेस का एरिया क्या होगा? अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये 10 है तो ये भी 10,
तो नीचे वाला जो एरिया है उसको कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 आ गया, ठीक है। अभी मैं एक और बॉडी ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन मोर बॉडी, यहां पर मैं एक और बॉडी लेता हूं। दिस टाइम आई एम टेकिंग अ बॉडी ऑफ दिस शेप विच इज एग्जैक्टली क्यूबिकल इन शेप, बट जो अर्लियर बॉडी लिया था वो क्यूबॉइड था, दिस वाज क्यूबॉइड। अभी ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। अभी जो मैं नीचे वाला बेस का एरिया निकालूंगा तो जो बेस का एरिया होगा वो कितना होगा, वो बेस का एरिया होगा 7 इंटू 7 दैट इज 49, 7 इंटू 7 दैट इज 49। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है इफ दिस बॉडी इज ऑल्सो ऑफ 10 kg, तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो वेट के बराबर होगा, वेट इज इक्वल टू नॉर्मल। तो यहां पर भी नॉर्मल किसके बराबर है, 10 इंटू 10 के बराबर, और यहां पर भी नॉर्मल किसके बराबर है, 10 इंटू 10 के बराबर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा जो एरिया है वो क्या है। इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज सेम irrespective of the area, here the area is 49 and here maybe the area be 50, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो मेरा फ्रिक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। बेस के एरिया से जो कांटेक्ट में एरिया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ज्यादा अच्छा होगा अगर ये दोनों डायग्राम आप अपनी कॉपी में विथ स्पेसिफिकेशन बना ले, और चूंकि 49 और 50 थोड़ा करीब हो गया है, मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं, इसको भी 5 कर देता हूं और इसको भी 5, और इसे आप 5 इंटू 5 25 कर लीजिए, ताकि क्लियरली डिमार्केशन हो जाए कि एरिया जो था वो 100% क्या था, अलग ही था। ये 50 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्योरली दिख रहा है कि ये एरियाज जो हैं वो अलग अलग हैं। उसके बावजूद भी चूंकि नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। और इफ द नॉर्मल रिएक्शन इज चेंजिंग देन द फ्रिक्शन ऑब्वियसली विल चेंज। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू कांस्टेंट है बिकॉज सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, अब ये हम जरूर कह सकते हैं कि भाई अगर मेरा नॉर्मल चेंज हो गया तब आपका फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। लास्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन Fx max, ये Fs max इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, Fl के बराबर। फुल स्टॉप। Fl max is equal to Fl and this Fs max and this Fx max between two surfaces in contact, between two surfaces in contact, between two surfaces in contact is directly proportional to normal reaction, is directly proportional to normal reaction। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। ये सारी चीजें मिटा रहा हूं मैं जो बोर्ड पे मैंने बनाया है। होप कि ये सब कुछ आप लोग अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, तो ये सब चीजें मिटा रहा हूं। देखिए कह रहा है ये जो Fs max है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन के। और इस Fx max का जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू में लिखते हैं तो ही वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में उसके नीचे लिख लें। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू एस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू एस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस अगर कहीं पे निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ Fs। स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या अंतर है? अगर वो कह रहा है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो लिखिएगा यूम्यूएस इज इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बाय, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन लिखें, अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन, full stop. The plane is inclined at an angle of 50 degree. The plane is inclined at an angle of 15 degree with the horizontal, with the horizontal.
हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 15 डिग्री का बनाया जा रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, फुल स्टॉप. द मास जस्ट बिगेन टू स्लाइड, the mass just began to slide when the inclined plane is gradually lifted to the maximum value of 15 degree. The mass just began to slide when the inclined plane reached the maximum value of 15 degree. What is the coefficient of static friction? What is the coefficient of static friction between the block and the surface? Between the block and the surface, between the block and the surface. ये आपको सवाल दिया गया है और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू ड्रॉ पर्टिकुलर डायग्राम इन विच 15 डिग्री के एंगल पर आपको एक बॉडी है जो इस प्रकार इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है और इस पर्टिकुलर बॉडी का मास दिया है क्या आपको, 4 किलो इसका मास दिया हुआ है. आपसे कह रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ म्यू एस, यानी ये जो सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो म्यू एस है उसे आपने क्या करना है, फाइंड करना है. इस तरह के किसी भी सवाल के लिए दी फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ दी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. आप उसकी सबसे पहले क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बना लें. फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ऊपर की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसको आप नॉर्मल बोलेंगे, इस तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसे आप mg बोलेंगे, और चूंकि बॉडी इस तरफ स्लाइड कर रही है तो पीछे की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा जिसे आप fs मैक्स बोलें या fl बोलें. इस प्रकार से 3 फोर्सेस वहां पर आपको क्या कर रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे. अब इन 3 फोर्सेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आपको क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा. तो रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंगल्स. तो आपको एंगल निकालना होगा. तो आप यहां पर देखिए, आपको एंगल समझ में आएगा. ऊपर की ओर क्या है, नॉर्मल है. इस दिशा में क्या लग रहा है, mg लगा हुआ है, और इस दिशा में क्या लग रहा है, fs लगा हुआ है. अगर मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाऊं तो इस एंगल को ध्यान से देखिएगा. इस एंगल को, ये अगर 15 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा. इस mg के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर वाला कंपोनेंट और एक इधर वाला कंपोनेंट. दिस इज व्हाट, दिस इज mg cos 15 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, इधर कौन होगा, mg sin 15 डिग्री. यही कार्यक्रम मुझे यहां पे भी करना है. इसको रिजॉल्व करेंगे तो 2 फोर्सेस डेवलप होंगे. एक होगा mg sin 15 डिग्री और दूसरा होगा mg cos 15 डिग्री. अब जरा ध्यान से देखिए, ये फोर्स तो खत्म हो गया. अब मैं नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिखूंगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg cos 15 के बराबर और fs स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, mg sin 15 के बराबर. आपको क्या पता करना है, म्यू एस पता करना है. अभी थोड़ी देर पहले म्यू एस की वैल्यू मैंने बताई आपको. म्यू एस इज इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, होल डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. अब जरा ध्यान से देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है mg sin 15. आप लिख दीजिए mg sin 15, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, mg cos 15. लिख दिया, mg से mg कैंसिल, म्यू एस इज इक्वल टू tan 15, और tan 15 की वैल्यू जो होती है वो 0.27 के बराबर होती है. ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो गई, 0.27 हो गई. ये आपको पता नहीं होना चाहिए था कि tan 15 की वैल्यू क्या होती है. मैं बता रहा हूं tan 15 कितना होता है, 0.27 के बराबर होता है. व्हाट इट. इस तरह का कोई भी सवाल अगर आ रहा हो तो आप एटलीस्ट यू आर गेटिंग एन आइडिया कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं. एक और सवाल लेके, अगर ये लिख लिया हो सबने तो लिख लीजिए इसको. बेसिक सवाल है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं है, पर एटलीस्ट आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करना स्लाइड इंक्लाइन प्लेन पे वो समझ में आ रहा होगा. कैसे FBD बनाते हैं ये समझ में आ रहा होगा, और किस प्रकार से चीज़ों को बैलेंस करते हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज गेटिंग बैलेंस,
वर्टिकल फोर्स इज गेटिंग बैलेंस, और तब आपने नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को लिखा है, राइट। अ मास ऑफ 4 kg, horizontal force of 980 Newton, and horizontal force of 980 Newton is required to slide a box weighing 1200 kgf. A horizontal force of 980 Newton is required to slide a box weighing 1200 kgf over a flat surface. Calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction. Calculate the coefficient of friction. आपको coefficient of friction क्या करना है, निकालना है. You need to calculate the coefficient of friction. ये सवाल अगर आपने बना लिया है तो मिटा रहा हूं मैं इस सवाल को. अब देखिए कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को. आपने कहा कि एक बॉक्स है जिसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है. वो डायरेक्टली आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू दे रहा है, और ये जो म्यू एस है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. म्यू एस की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. ये जो भी बॉडी है उस पे 1200 kg फोर्स लग रहा है. अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो वो mg के बराबर होता है. मास इज 1200 इंटू फोर्स 9.8. अगर मैं थोड़े आसान करने के लिए समय ये लिख लेता हूं तो ये 12 दिस मच न्यूटन हो गया. ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, और Fs की वैल्यू दी गई है आपको. Fs इज इक्वल टू 980 न्यूटन. 980 न्यूटन आपको दिया गया है, 980 न्यूटन. अब आपको क्या करना है, म्यू एस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिमिटिंग स्टार्टिंग फ्रिक्शन दैट इज 980 होल डिवाइडेड बाय केजी फोर्स 1200 प्लस 10. म्यू एस इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. मुझे एक छोटा सा डाउट आ रहा है, सर ये केजी फोर्स ही दिया हुआ है या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब फोर्स आएगा, या इज डायरेक्टली इट इज केजी फोर्स. केजीएफ डायरेक्टली वेट ही दिया रहता है ना, उसको अभी 10 से और मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है. यानी ये आपका 10 से मल्टीप्लाइड है, दिस इज डायरेक्टली 1200 न्यूटन ओनली. इसके जगह पे आप 1200 लिखिए एंड देन यू सॉल्व. 0 से 0 गया, 98/120 इज इक्वल टू, बताइए जरा कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आ रही है. 98/120 इज 0. कितना आ रहा है बताइए, 98/120. कोई कैलकुलेटर नहीं लाया, 98/120 करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है. 0.8166. 0.8166 यानी कह सकते हैं 0.82 के बराबर. 0.82 के बराबर. गॉट इट. मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट. थर्ड टाइप ऑफ फोर्स दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. थर्ड टाइप ऑफ फोर्स दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन. अब ये तीसरा टाइप ऑफ फोर्स है जो डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है. When we increase the applied force, kinetic friction या dynamic friction, when we increase the applied force slightly beyond the limiting friction, limiting friction से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो बॉडी एक्चुअली क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है. द बॉडी actually starts moving and the force of friction decreases This means that applied force is greater than the limiting friction
This means the applied force is greater than limiting friction. Full stop. The force of friction at this stage, the force of friction at this stage is called dynamic friction or kinetic friction. The force of friction at this stage is called dynamic friction or kinetic friction. Full stop. The dynamic friction, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. The dynamic friction is the opposing force. The dynamic friction is the opposing force which comes into play. Dynamic friction is the opposing force which comes into play or in existence only when the body starts moving. जब तक कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं करेगी उसके ऊपर डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं लग सकता है. उससे पहले तक अब स्टार्ट करने वाली है तब भी और नहीं मूव कर रही है तब भी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, क्योंकि तब तक बॉडी मूव नहीं करता, मूव करने वाला होता है. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको ध्यान हो, वो डस्टर वाला एग्जांपल, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान हो आपको, किस तरह से कोई एक बुक है और उसके ऊपर सपोज करिए ये रिमोट ही रखा हुआ है. इस रिमोट को मैं धीरे धीरे मैं एंगल को बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं. देखिए एक टाइम तक वो हिल नहीं रहा है, पर जैसे ही मैं इसको अभी देखिए वो मूव करने लग गया. तो एक टाइम तक जब तक वो मूव नहीं किया था तब तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन. द मोमेंट इट स्टार्ट मूविंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया तो आपके क्या लगने लग गया? डायनेमिक फ्रिक्शन लगने लग गया. तो आपने लिखा है कम्स इनटू प्ले और एग्जिस्टेंस व्हेन द बॉडी एक्चुअली इज इन मोशन, स्टार्ट्स मूविंग. फुल स्टॉप. काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस the relative motion of the body. Kinetic friction opposes the relative motion of the body. Right. There are 4 laws of kinetic friction. There are 4 laws of kinetic friction. जिस प्रकार से आपने स्टैटिक फ्रिक्शन का 4 लॉ लिखा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का 4 लॉ लिखा, ऐसे ही 4 लॉ आपके किसके हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन के भी होते हैं. राइट. पहला, the kinetic friction opposes the relative motion of the body. The kinetic friction opposes the relative motion of the body and has a constant value which depends upon the nature of two surfaces in contact. The kinetic friction opposes the relative motion of the body and has a constant value which depends upon the nature of two surfaces in contact. दोनों सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. कई बार ऐसा होता है कि बॉडी प्लेन है पर द सरफेस इज हैविंग सम फ्रिक्शन, तभी भी दिक्कत होती है उसको मूव करने में. जैसे आप देखें कई बार सरफेस रफ हो लेकिन आपके चप्पल का जो ग्रिप है वो खत्म हो जाता है तो आपके स्किड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आप जो चप्पल पहने हैं, आप जो स्लीपर पहने होते हैं, आप जो शूज पहने होते हैं, उसका अगर ग्रिप खत्म हो गया है, इवन इफ द सरफेस इज रफ, आप हो सकता है कि स्लिप कर जाएं. रीजन, दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए. अगर सेकेंड सरफेस भी प्लेन हो गया है तो आपके गिरने की संभावना बन सकती है. तो यह ध्यान रखना है. सेकेंड, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन the velocity and area. Kinetic friction do not depends upon the velocity and area. Velocity और area के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता. एरिया तो पहले भी मैंने समझा दिया है. वेलोसिटी का टर्म क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए ये मेरी कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने क्या लगाया? कुछ एक फोर्स लगाया. अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूं और वो फोर्स, अगर दिस फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर Fs से बड़ा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा या बड़ा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लग जाएगा. दिस इज F एक्सटर्नल. और बॉडी अब क्या करने लग जाएगी? कुछ ना कुछ वेलोसिटी पोजेस करने लग जाएगी. अगर
वेलोसिटी है भी तो भी जो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अभी भी एफ लिमिटिंग जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नॉर्मल ओनली, और एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू लिखेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो आएगा, एंड एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू एफ एल बाई म्यू इंटू के एल, और म्यू के की वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बाई नॉर्मल रिएक्शन। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उसके नीचे आप ये सब लिख सकते हैं कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एफ काइनेटिक, बिकॉज ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता। और वो अलग बात है कि एफ के जो है वो एफ एल के बराबर होता है, एफ के जो है वो एफ एल के बराबर होता है, कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है और वो किसके बराबर होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। ये आप अपनी कॉपी में लिख लें। प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम रहता है, तो वो मैंने बताया होगा, प्रैक्टिकली इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन दिस। तो म्यू के इज स्लाइटली स्मॉलर देन म्यू एस, थोड़ा सा छोटा होता है। प्रैक्टिकली मैंने ऐसा बताया था क्योंकि मैंने ग्राफ भी उसके ऊपर आपको बनवाया हुआ है। लेकिन आगे थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, जो ऑलरेडी आपने फॉर्मूला के टर्म्स में लिख लिया है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लिख दीजिए, द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन and is defined as the ratio of kinetic friction by normal reaction, and is defined as the ratio of kinetic friction by normal reaction. Next लिखें अगला सवाल, a hockey ball is given an initial speed of 20 meter per second. A hockey ball is given an initial speed of 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रोजन पॉन्ड। आइस हॉकी खेल रहे हैं इसका मतलब, और आइस हॉकी का जो बॉल होता है उसको पग बोलते हैं, PUCK, पग, नॉट जो आप सोच रहे हैं, PUCK। द हॉकी बॉल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रोजन पॉन्ड। द पग रिमेन्स ऑन द आइस एंड स्लाइड्स 120 meter before coming to rest. The puck, PUCK, remains on the ice and slides 120 meter before coming to rest. Determine the value of mu k. Determine the value of mu k. आपको mu k की वैल्यू निकालनी है, म्यू के की वैल्यू आपको निकालनी है, निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू के। ये तो आपको फॉर्मूला सब पता ही होगा, तो इसे मिटा रहा हूं मैं। आप देखिए पग जो है कैसा होता है देखने में, दिखा देता हूं आपको। आपने आइस हॉकी अगर कभी देखा हो तो आपने उसको देखा होगा, इस तरह का एक गोटी नहीं होता, जैसे कैरम बोर्ड की गोटियां होती हैं, वैसे ही एक टाइप का ये रहता है, और इसको ही डंडे से मार मार के खेलते हैं, और इसको गोल करना रहता है, एक एंड अपोजिट एंड वाले के ऊपर गोल करता है। इस तरह का एक पग है। अब इसका एफबीडी बना रहा हूं, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगी, mg। चूंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है, वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था और फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड पर ट्रैवल कर रहा है, यानी बॉडी एसिलरेटेड है, और एसिलरेटेड बॉडी है मतलब इस पर कहीं ना कहीं एफ एक्सटर्नल लग रहा होगा, और इसके ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा होगा, दैट इज फ्रिक्शन। तो कुल मिला के ये 4 फोर्सेस इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ आर, you need to know all the other values.
सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब s दिया हुआ है, v और u भी दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड चूंकि रेस्ट पर आ गया तो कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और s मेरे ख्याल से 120 मीटर्स दिया हुआ है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाकर क्या आप एक्सेलरेशन को पता कर सकते हैं, तो कर लेंगे। v स्क्वायर कितना होगा, ये तो हो गया 0 माइनस ऑफ 20 यानी 400 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 120, इसको जरा सॉल्व कीजिए, माइनस 400 बाई 2 इंटू 120 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये कट गया एक बार में 20 बार में, और ये जाएगा 5 बार में और ये 3 बार में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये इसको रोक रहा है। वंस यू आर डन विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर आपको पता चल गई है तो नेक्स्ट जो काम करना है वो हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। एफ एक्सटर्नल माइनस एफ आर शुड बी इक्वल टू एफ एम ए के बराबर, क्योंकि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लिखें, एज द बॉडी इज not moving in vertical direction, as the body is not moving in vertical direction, therefore f of y is equal to 0, f of y is equal to 0, hence क्या लिखेंगे, f of y 0 है तो आप लिख सकते हैं समेशन f of y is equal to 0, f of y किसके बराबर n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, n माइनस एम जी अगर 0 है तो आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू किसके बराबर एम जी के बराबर। नॉर्मल इज इक्वल टू मास दिया हुआ है क्या, पक्का मास नहीं दिया है, मास को आपको ऐसे ही छोड़ना होगा, और ग्रेविटी तो चलिए 10 है तो इसे हम लोग 10 रख लेंगे। खैर चलिए आगे चल के देखते हैं, शायद कहीं कटवट जाए। तो ये एक इक्वेशन आप मान लीजिए जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ राइट, एज द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, एज द बॉडी इज in acceleration in x axis, as the body is in acceleration with x axis, therefore f external यहां पे तो हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं है ना, ये वाला फोर्स तो है नहीं, यही क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि f एक्सटर्नल तो हम कुछ लगा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ बॉडी को धक्का लगाए और उसके बाद छोड़ दिया। द मोमेंट आपने कांटेक्ट हटा लिया तो एक्सटर्नल खत्म हो चुका। इस एफ एक्सटर्नल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताइए, एफ आर माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, या फिर चूंकि बॉडी एक्सेलरेटिंग नहीं है डिसेलरेटिंग है, तो अगर मेरा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है तो जो बड़ा है एफ आर माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। एफ एक्सटर्नल क्या हो गया 0, तो एफ आर किसके बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ आर किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह क्या लिख सकते हैं एम जी, तो एफ आर इज इक्वल टू किसके बराबर म्यू के एम जी के। पुट दिस हियर, यहां जब आप पुट करेंगे तो क्या आएगा म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए, शायद इसीलिए मास नहीं दिएगा था क्योंकि मास से मास को क्या हो जाना था, कट जाना था, और म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कितना है -5/3, आई एम नॉट टेकिंग माइनस साइन बिकॉज ऑलरेडी हमने साइन के लिए ही ये इक्वेशन लिखा है ना, इसको बड़ा उसको छोटा, तो साइन तो कंसिडर हो गया। बाई 10 सॉल्व कर लीजिए, 5/3 इंटू 1/10 दिस इज 1/2, सॉल्व करेंगे 1/6, म्यू के विल बी इक्वल टू 1/6 कितना होता है 0.1 and then 40 36 0.16 will be the value of mu k। mu k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.16 और 17 के आसपास आएगा। इफ यू विल टेक द वैल्यू 9.8 तो ये 17 होगा, इफ यू आर टेकिंग द वैल्यू 10 इट विल बी 0.16 के बराबर। होप कि ये सवाल समझ में आया, किस प्रकार से सवाल को यूज करते हैं, यानी सवाल में गिवे हुए डेटा को यूज करते हैं वो समझ में आना चाहिए। और थोड़ी सी टेक्निकल बात यहां पर आई थी, वो ये था कि चूंकि मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब इस तरफ डायरेक्शन उसका पॉजिटिव होगा, तो ये बड़ा है और वो छोटा है
दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए के बराबर, तो इसलिए मैंने यहां पे माइनस 5/6 नहीं लिखा। माइनस साइन को ऑलरेडी मैं साइन मतलब माइनस साइन को मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन के टर्म में ले लिया है, तो आई एम नॉट राइटिंग एज माइनस साइन। नहीं तो इसे माइनस साइन लिखते तो फिर क्या लिखते, अगर इसे पॉजिटिव मानते हैं तो लिखते एफ एक्सटर्नल माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम माइनस ए, तो फिर विथ साइन डालते तो वहां पे आपको दोनों जगह माइनस होके कट जाता। चूंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन इधर मान लिया, इधर ही होगा क्योंकि रिटार्डेशन है यानी इधर ही पॉजिटिव होगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए के बराबर। चूंकि एफ एक्सटर्नल यहां है नहीं तो हमने एफ एक्सटर्नल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो एफ आर डायरेक्टली किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर। एफ आर की वैल्यू होती है म्यू के एम जी, तो मैंने म्यू के एम जी लिख दिया, वो एम ए के बराबर, एम से एम कैंसिल, म्यू के इज इक्वल टू ए बाई जे, सॉल्व किया वैल्यू आ गई। गॉट इट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। काइनेटिक फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के होते हैं, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार के, पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था वो तो समझ में आ गया, पर कई बार क्या होता है, कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड भी कर जाती है और कई बार कोई एक बॉडी दूसरे की बॉडी के ऊपर रोल भी कर जाती है। तो ये दो तरह के जो फ्रिक्शन है उसे भी हमें पढ़ना चाहिए, राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखिए हेडिंग, उसका डेफिनेशन लिखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर the surface in contact, slides over the surface in contact of another body is called sliding friction, is called sliding friction। ये मिटा दूं मैं, is called sliding friction, उसे आप क्या बोलते हो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। नोट डाल के एक बात लिखिए, इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन द कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ सरफेस डू नॉट चेंजेस, द कॉन्टैक्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस डू नॉट चेंजेस। सपोज करिए कोई एक बॉडी है, ये स्लाइड कर रही है। स्लाइड करने का मतलब है कि ये जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है ये चेंज होने वाला नहीं है, ये चेंज नहीं करेगा। बॉडी आगे की ओर स्लाइड कर रही है, स्लाइड करना मतलब घिसटा रही है, लेकिन ये बॉडी का कांटेक्ट पॉइंट चेंज नहीं करेगा। इफ द कांटेक्ट पॉइंट इज नॉट चेंज, सिंपली द बॉडी इज स्लाइडिंग, उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, स्लिप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिखें, ये नोट का इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख दीजिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट पॉइंट बदलता नहीं है, ठीक है, राइट। लॉज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस द अप्लाइड फोर्स and hence has a constant value, and hence has a constant value, full stop. It depends upon the nature of surface in contact, it depends upon the nature of surface in contact। तो nature of surface in contact में जो आया है ये उसके ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, the force of sliding friction is independent of the area of contact between two surfaces. The force of sliding friction is independent of the area of sliding, the area of क्या बोला, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा इसी में रहता है, मतलब सर्कुलर बॉडी में ही देखने को मिलता है। इट इज ऑलवेज ऑल्सो सीन इन दीज टाइप्स ऑफ बॉडी ऑल्सो। ये सरफेस जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, ये रहेगा ही, इसके कांटेक्ट पॉइंट चेंज नहीं होंगे, वो स्किड कर रहा है। सपोज करिए तेल वाला सरफेस है, उसके ऊपर वो स्किड कर रहा है, स्किडिंग का केस है, फुल स्टॉप। दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है,
और थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction. The force of sliding friction is directly proportional to the normal reaction. The normal reaction. तो सारी बातें लगभग काइनेटिक फ्रिक्शन की ही है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, वो क्या पॉइंट है कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं करता है. क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and the trolley system, what is the acceleration of the block and the trolley system if the coefficient of kinetic friction, if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the acceleration of the block and trolley system if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string, what is the tension in the string, string में टेंशन कितना है ये भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है. टेक G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जैसे ही इस ब्लॉक के ऊपर चक्का लग गया, चक्का लगा मतलब यहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, अगर ये चक्का रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्किड कर रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यहां पर एक पुली लगाया गया है, यहां पर एक पुली लगाया गया है और इस पुली पर एक डब्बा, एक बॉक्स इस प्रकार से हैंग कर रहा है. ये जो सरफेस है जिसके कांटेक्ट में है उसका म्यू दिया हुआ है 0.04, ये बॉडी का मास दिया हुआ है 20 kg और नीचे वाली बॉडी का मास दिया हुआ है 3 kg, दिस इज 3 kg. आपसे एक तो इस टेंशन के बारे में पूछा जा रहा है और सेकंड उसने एक और चीज क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सेकंड चीज जो आपसे कह रहा है कि ये जो बॉडी एक्सेलरेट करेगा उसका एक्सेलरेशन आप क्या कीजिए, निकालिए. एक अच्छा सवाल है, कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, FBD बनाना है. वंस FBD इज डन, सवाल तो यूं चुटकियों में आपसे बन जाएगा. दोनों बॉडी की अलग अलग आप क्या बनाएं, FBD बनाएं. अब मैं ना ये ऊपर वाली बॉडी की FBD बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. इस बॉडी पर ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg, आगे क्या लगेगा, टेंशन, और पीछे क्या लगेगा, चूंकि बॉडी काइनेटिक फ्रिक्शन में इसलिए Fk लगेगा. सिमिलरली ये जो दूसरी वाली बॉडी है इसका भी अगर मैं FBD बनाऊं तो नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और तो कोई फोर्स इसके ऊपर दिखाई मुझे नहीं दे रहा है. ये मेरा अजम्पशन है कि बॉडी इस प्रकार से एक्सेलरेट कर रही है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूं. वंस दिस इज डन, अब तो हो गया, बस कहानी खत्म है. इसके लिए एक इक्वेशन आप क्या लिखोगे, याद रखिएगा जिस दिशा में एक्सेलरेशन होता है मैं अज्यूम करता हूं कि वो बड़ा है और वो छोटा है, तो यहां लिखेंगे 3 × 10, ये पहले इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हों. mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. mg यहां पे m कितना है, 3 × 10 माइनस टेंशन मुझे नहीं पता, 3 इंटू एक्सेलरेशन, यानी 30 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 3a इज इक्वेशन नंबर 1. टेंशन और एक्सेलरेशन ही दो चीज थी जो मुझे पता नहीं थी, उसी में पहला इक्वेशन आया. अगर मुझे इस से भी एक इक्वेशन ऐसी मिल जाए जहां पे टेंशन और एक्सेलरेशन है तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व, मैं इसको आंसर कर लूंगा. चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है तो मैं n इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, mg लिख सकता. n इज इक्वल टू मास इसका 20 kg दिया हुआ है और ग्रेविटी 10, तो नॉर्मल कितना हो गया, 200 हो गया. नॉर्मल अगर 200 है, मैं सेकेंड क्या लिख सकता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की दिशा वाली को चीज को पॉजिटिव लेते हैं, तो टेंशन माइनस Fk इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. टेंशन नहीं पता, Fk होता है म्यू के इंटू n इज इक्वल टू मास 20 kg इंटू एक्सेलरेशन. टेंशन इज इक्वल टू टेंशन माइनस 0.04, म्यू के दिया हुआ है सवाल में 0.04 इंटू नॉर्मल आपने निकाला कितना, 200 न्यूटन.
इज इक्वल टू 20 इंटू एसेलरेशन। टी माइनस, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 8, क्योंकि ये नीचे जाएगा 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 इज इक्वल टू 20 ए के बराबर, इज इक्वल टू किसके बराबर? 20 ए के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 जहां पर टेंशन दिया गया है, आप इसमें से टेंशन की वैल्यू निकाल लें। 30 माइनस 3a इज इक्वल टू टेंशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 माने, टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर दें। 30 माइनस 3a माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। 3a को उधर ले जाइए, इसमें से 8 घटा लीजिए, 8 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 22, और इसको उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा 23। तो एसिलरेशन क्या निकल के आ जाएगा? एसिलरेशन होगा 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या निकल के आ गया? एसिलरेशन निकल के आ गया। वंस यू नो द एसिलरेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एसिलरेशन हियर। 30 माइनस 3 इंटू 22/23, ये टेंशन के बराबर, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 30 माइनस 66/23 इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू, इसको जरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 66/23 कितना आता है? 66/23 कितना आएगा? 30 माइनस 2.86 और 66/23 इज, और 30 में से 2.86 घटाइए, 27.13 न्यूटन। ये आपका टेंशन आ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 27.13 न्यूटन। ये आपका टेंशन आ गया और ये आपका एसेलरेशन। इस तरह से आपको सवाल को क्या करना है? सॉल्व करना है। पहला सवाल था, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, पर अब जब मैंने आपको दिखा दिया है कि सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है? पहले गिवन डायग्राम से आप क्या बनाइए? एफबीडी बनाइए। किसी एक रैंडम डायरेक्शन में एसेलरेशन मान लीजिए। मैंने ये माना है कि एसेलरेशन इस दिशा में है। याद रखिएगा दो चीजें, टेंशन एक वायर में हमेशा सेम होता है, ये इसको खींच रहा होगा तभी आगे बढ़ेगा, और ये खींच कौन रहा होगा? क्योंकि ये इसको नीचे आ रहा होगा। तो आपने दोनों में एसेलरेशन क्या माना है? एक रस्सी में सेम एसेलरेशन सेम टेंशन होता है, तो आपने ऐसे बीडी बनाया। टेंशन आपने नीचे बना, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। चूंकि आपने इसको अज्यूम कर लिया कि बॉडी इधर मूव कर रही है, बॉडी इधर मूव करेगी तभी जब नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा, तो आपने लिखा mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। सिमिलरली जब आप यहां पर लिख रहे हैं तो ये आपका अजम्पशन है कि टेंशन बड़ा होगा और एफ के क्या होगा? छोटा होगा, तभी आप लिखेंगे t माइनस एफ से इज इक्वल टू ma। t माइनस एफ इज इक्वल टू ma। एफ के किसके बराबर होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू के की वैल्यू दी गई थी, नॉर्मल आप जानते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल किसके बराबर? mg के बराबर। आपने सारा वैल्यू पुट किया, दो इक्वेशन थी आपके पास, टेंशन और एसेलरेशन में, दोनों की वैल्यूज को आपने डाला और आपको आंसर निकल के आ गया। टेंशन इज इक्वल टू 27.1 न्यूटन और एसेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया है? 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। लिखें रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, the force of friction that comes into play when a body rolls over the surface of another body, when a body rolls over the surface of another body is called rolling friction, is called rolling friction। ये सवाल सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? चलिए, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है। रोल करना मतलब जैसे रोड के ऊपर चक्का रोल करता है, ये चक्का है, ये रोल कर रहा है उसके ऊपर। ये चक्का मान लीजिए इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद अगर मैं इसे देखूं तो ए पॉइंट हो सकता है यहां पर हो, फर्दर अगर थोड़ी देर के बाद और मैं देखूं तो हो सकता है ए पॉइंट यहां कहीं पर हो, और ये ऐसे चक्का जो है वो घूमता जा रहा है। ये चक्का जो है इस सेंटर के अलॉन्ग क्या करता जा रहा है? घूम रहा है। तो ये जो बॉडी है वो इसके अक्रॉस क्या कर रही है? रोल कर रही है। ये कांटेक्ट पॉइंट बार बार क्या होता जा रहा होगा? चेंज कर रहा होगा। ये अगर मैं इसे बी को कांटेक्ट पॉइंट बोल रहा हूं तो अभी बी यहां आ गया, अभी बी मेरा यहां होगा, तो कांटेक्ट पॉइंट चेंज कर रहा है। तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन द कांटेक्ट पॉइंट इज not changing, whereas in case of rolling friction the contact point is changing। एग्जाम्पल ऐसा कौन कौन कर सकता है? तो व्हील,
बॉल, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पर चल रहा है तो उसके यहां जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना के उसके नीचे लिख दीजिएगा, व्हील कॉमा बॉल कैन बी एन एग्जांपल ऑफ दिस फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द व्हील rolls without slipping over a horizontal surface, when the wheel rolls without slipping, rolling without slipping, slip नहीं कर रहा है, slip कर जाएगा तब तो फिर दूसरा फ्रिक्शन आ जाता है। तो when the wheel without slipping over an horizontal plane, when the wheel rolls without slipping over a horizontal plane, the forces in contact, the surfaces in contact do not rub with each other, do not rub with each other, do not rub with each other। तो रबिंग कम होती है, यानी अगर कोई गाड़ी का चक्का स्पीड में चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो गाड़ी का चक्का ब्रेक लेने के बाद स्किड करता है तो वहां पे टायर बर्न होता है। चलने से टायर बर्न नहीं होगा, क्यों? चलने के टाइम पे चक्का रोल कर रहा होता है, रोलिंग के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, क्योंकि एक सरफेस कांटेक्ट में आता है, फिर वो एक चक्कर के बाद फिर वो सरफेस कांटेक्ट में आता है। लेकिन अगर आप उसको घिसेंगे, आप उसको स्लाइड करा दीजिएगा, खास करके ब्रेकिंग के टाइम पे ऐसा होता है कि आपने चक्का रोक दिया लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, रोड के साथ घिसता जा रहा है, देखा होगा काला रंग का दाग बन जाता है, वो रबिंग है। तो वो रबिंग अगर नहीं हो रही है तो फिर चक्के में ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता। और रीजन रोलिंग फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्टेंस में आया वो एक ही है कि कांटेक्ट पॉइंट जितना कम उतना फ्रिक्शन कम होता है। आपने वो देखा होगा, एक तो विजेट करके ना क्या एक तो आया था खेला, स्पिन करके, वो एक बार घुमाइए वो घूमते रह रहा है। आखिर उसके अंदर ऐसा क्या था जो घूम रहा था? उसके अंदर वो क्या लगे थे? बॉल बियरिंग लगे हुए थे। बॉल बियरिंग क्या करता है? उसका कांटेक्ट पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उसके रोलिंग फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सरफेस इन कांटेक्ट बहुत कम है, और वो सरफेस इन कांटेक्ट बार बार क्या हो रहा है? चेंज करता जा रहा है। तो ये सब चीजें रोलिंग फ्रिक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन when the wheel rolls without slipping over a horizontal plane, the surface in contact do not rub with each other. Third point, the relative velocity of the point of contact of the wheel, the relative velocity of the point of contact of the wheel with respect to the plane is zero. The relative velocity of the point of contact of the wheel with respect to the plane is zero if there is no slipping. If there is no slipping. Slipping मतलब SLI, not SLEE, सोने वाला स्लिपिंग नहीं, स्लिप कर रहे हैं। तो the relative velocity of a point of contact of the wheel with respect to plane is zero if there is no slipping. तो अगर आपका बॉल, ध्यान से देखिए, अगर आपका बॉल है, ये सपोज मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अगर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट अपनी जगह पर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट और इसके बीच में जिस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट में है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब वहां पे रबिंग नहीं हो रहा, स्लिपिंग नहीं हो रहा, और स्लिपिंग नहीं होगा तो फ्रिक्शन कम से कम होगा। जब दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है और आपके चक्के का वियर एंड टियर स्टार्ट होता है। पर बहुत मुश्किल से ऐसा देखा जाता है कि आपको ब्रेक ना लेनी पड़ रही हो रोड पर। ब्रेक लेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो चक्का खियाएगा। अगर आप कम ब्रेकिंग के साथ, तो इसलिए बोलते हैं ना अच्छे रोड में टायर का लाइफ बढ़ जाता है। अच्छे रोड मतलब आजकल नितिन गडकरी साहब बनवा रहे हैं, ये जो रोड हम लोग के इधर है वो वाला नहीं। आप एनएच पर जब आजकल जाइए, कहीं से कहीं जाइए, क्या बढ़िया रोड बना है, कहीं भी कहीं मूव करिए, मजा आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, देयर इज नो स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन in such an ideal situation. There is no static or sliding friction in such an ideal situation. वैसे सिचुएशन में जहां बॉडी का कांटेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल सिचुएशन बोलते हैं, और वहां पे फ्रिक्शन नहीं लगता है। उसके नीचे छोटा सा 3 पॉइंट लिखना है। वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कैसे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं? पहला पॉइंट, ल्यूब्रिकेशन से। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑयल लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, ग्रेफाइट पाउडर यूज कर लीजिए,
तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो लिख दीजिए ल्यूब्रिकेशन, कैसे कैसे ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ऑयल, विद द हेल्प ऑफ ग्रीस, विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट पाउडर, तो ये तरीके से आप ग्रीजिंग करते हैं। सेकेंड, पॉलिशिंग, किसी भी चीज को जब आप पॉलिश करते हैं तो भी वहां पे फ्रिक्शन के रिड्यूस होने की संभावना हो जाती है। और तीसरा, व्हेन यू आर यूजिंग बॉल बियरिंग, व्हेन यू आर यूजिंग बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का केस मैं आपको बताता हूं बॉल बियरिंग में क्या होता है। इन केस ऑफ बॉल बियरिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर वेरी लेस, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर वेरी लेस, और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स चूंकि लेस हैं इसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन भी क्या होता है, काफी कम होता है। बॉल बियरिंग का एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए ये आपका सर्कुलर रिंग है और ये आपका आउटर रिंग है। आप देखेंगे इसके बीच में ना बहुत सारे बॉल्स लगे रहते हैं, और ये बॉल्स जो होते हैं, ये जो बॉल्स लगे होते हैं इसके चारों तरफ, ये बहुत कम कांटेक्ट में रहते हैं। ये वाले बॉल जो है वो काफी कम कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका फ्रिक्शन है वो काफी कम, एक कांटेक्ट यहां, एक कांटेक्ट यहां, एक कांटेक्ट यहां, एक कांटेक्ट यहां, एक कांटेक्ट इधर, एक कांटेक्ट इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो इतने कम कांटेक्ट में, और ये सब घूम रहा होता है, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इसकी वजह से तो जो फ्रिक्शन लग रहा है, चूंकि कांटेक्ट पॉइंट कम है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काफी रिड्यूस कर जाता है। तो ये बॉल बियरिंग का केस है जहां पे फ्रिक्शन काफी कम लगता है। गॉट इट? तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लें, एंड देन एफबीडी का डेफिनेशन अगली क्लास में पढ़ते हैं, और लिफ्ट के अंदर एपरेंट वेट किसी बॉडी का कैसे निकाला जाता है, पुली ब्लॉक सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में इसके आगे की कहानी को पढ़ते हैं।